जय जिनेन्द्र। आज हम सैनिक शास्त्र का पार्ट 9 चालू कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयतु शासनम। कल हमने पढ़ा था कि नंदश्री ने सैनिक की कितनी तारीफ की थी और बोला था कि वो कितने बड़े विद्वान हैं। आज हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। सेठ ने राजकुमार के सरोवर पर ठहरने की बात कही। अब नंदश्री के हृदय में कुमार को देखे बिना शांति कहाँ। उसके हृदय में कुमार के दर्शन की उत्कृष्ट अभिलाषा उहापोह मचा रही थी। उनके भेद भरे गूढ़ वचनों की महत्ता ने उसके अंतस्थल में घोर हलचल मचा दी थी। इसके लिए वह अधीर होकर निपुणमती नामक अपनी प्रिय सखी के घर पर बड़ी शीघ्रता के साथ गई। वहाँ कुमार की बढ़ाई करते हुए वह कहने लगी, हे प्रिय सखी निपुणमती, मेरा एक अत्यंत आवश्यक कार्य है। वह तुम्हारे सिवाय किसी और से होने को नहीं है। मैंने सुना है कि नगर के बाहरवर्ती सरोवर पर श्रेणिक नाम के एक रूपवान राजकुमार आए हैं। तुम शीघ्र जाकर उनको आदर के साथ मेरे पास ले आओ। मेरी प्रिय सखी, तत्काल जाओ, देखना विलंब ना हो। नंदश्री के वचनों सुनकर निपुणमती ने अपना श्रृंगार किया। फिर वह अपने नख में तेल भरकर राजकुमार श्रेणिक की खोज में सरोवर पर गई। निपुणमती ने कुमार को सरोवर के किनारे बैठे देखा एवं उसका रूप को देखकर अपने मन ही मन सराहना की। कुमार के निकट जाकर उसने मधुर शब्दों में कहा, हे राजकुमार, क्या आप ही सेठ इंद्रदत्त के साथ आए हुए हैं? निपुणमती द्वारा इस प्रकार विनीत शब्दों में जिज्ञासा प्रकट करने पर कुमार श्रेणिक ने कहा, हे चंद्रमुखी, मैं ही सेठ इंद्रदत्त के साथ यहाँ आया हूँ। कहो, मुझसे क्या प्रयोजन है? तुम निसंकोच मुझसे प्रश्न पूछ सकती हो। कुमार के वचनों में कितनी मधुरता भरी थी, कितने मोहक थे उनके शब्द। मधुर संभाषण सुनकर निपुणमती ने राजकुमार से कहा, हे राजपुत्र, जिस सेठ इंद्रदत्त के साथ आप यहाँ आए हैं उनकी एक रूपवती कन्या है जिसका नाम नंदश्री है। उसकी सुंदरता का वर्णन आपसे मैं भला क्या करूँ। वह इतनी कोमलांगी है कि उसका कटी प्रदेश उसके उत्तंग उरोजों से के भार से क्षीण हो गया है, जिनकी रक्षा के लिए 2 पृथक नितंब सदैव प्रस्तुत है। उसकी सुंदरता का भला क्या वर्णन हो जब विधाता तक उसकी रचना कर संदेह में पड़ गए कि इस सुंदरी के समान मनोहारिणी क्या कोई अन्य कन्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब उसके रूप ऐश्वर्य पर ब्रह्मा तक चकित हो जाते हैं तब किसी अन्य की क्या बिसात है। उसका मुख कमल पूर्ण चंद्रमा के समान प्रभायुक्त है, जिसके दर्शन करने से ही कामी जनों को के चित्तरूपी कमल विकसित हो जाते हैं एवं जिसकी शुभ्र ज्योत्सना की छटा से अंधकार का नाश हो जाता है, पद्म पुष्प का पूर्ण विकास हो जाता है। उसके नख शिख कितने कांतिमय एवं प्रभावान है। कामीजनों का मनोहरण करने वाले उसके मुख कमल के सुगंध के रसपान के लिए लोभी भौरे मंडराते रहते हैं। उसने ही मेरे इस नख में तेल देकर आपसे लगाने के लिए भेजा है। अतः हे राजकुमार, इसे लगाकर आप शीघ्रता के साथ स्नान कर ले। आपको उसने बुलाया है। आप मेरे साथ सेठ इंद्रदत्त के शोभायुक्त भव्य प्रासाद में चले। निपुणमती के इस प्रकार के वचन सुनकर राजकुमार सोचने लगे कि नख भर तेल से सर्वांग शरीर पर लगाकर स्नान करने के लिए कहकर वह मेरी परीक्षा ले रही है। इसमें अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य भरा हुआ है। सेठ की यहाँ कन्या निश्चय ही चतुर है, इसलिए इस प्रकार से मेरी परीक्षा लेना चाहती है। राजकुमार ने क्षण भर कुछ सोचकर तुरंत ही अपने पैर के अंगूठे से जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा। उसमें तेल डालकर जल भरकर निपुणमती से कहा, हे सुभाषिनी सुंदरी, अपने नख को तेल को इस गड्ढे में डाल दो। कुमार की आज्ञा के अनुसार अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने नख से तेल को उसने छोटे से पर जल से लबालब भरे हुए गड्ढे में उसने डाल दिया। वह सुंदरी वापस घर लौटने लगी। राजकुमार ने देखा कि यह रमणी सेठ इंद्रदत्त के निवास का पता बिना बताए जा रही है। तब उसने कहा, हे सुंदरी, सेठ के घर का पता बताकर जाना। निपुणमती ने इसके उत्तर में कुछ भी नहीं कहा, केवल अपने कान में लगाए हुए ताल वृक्ष के पत्ते का कर्ण आभूषण दिखलाकर वहां से चुपचाप चलती बनी। राजकुमार के पास जाकर निपुणमती ने उसको जो जो चातुर्यपूर्ण कार्य देखे थे उसका सविस्तार वर्णन कमलमुखी नंदश्री से किया। कुमार की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा सुनकर नंदश्री बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने मन में विचार किया कि कुमार की चतुरता का वर्णन पिता से अवश्य करना चाहिए। वे कुमार के आश्चर्यजनक बुद्धि वैभव से अवश्य ही प्रसन्न होंगे।
नंदश्री शीघ्र अपने पिता सेठ इंद्रदत्त के पास गई। उसने विनम्र शब्दों में कहा, हे तात, राजकुमार श्रेणिक कितने गुणवान है, उनके ज्ञान की प्रतिभा कितनी बड़ी चढ़ी है। वे संसार के चतुर व्यक्तियों में सबसे अधिक चतुर है, कला निपुण है एवं शास्त्रों के विशेष ज्ञाता है। उनकी प्रतिभा के आगे किसी अन्य जन की तुलना नहीं की जा सकती। अतः ऐसे गुणज्ञ चतुर कला नितांत राजकुमार को आदर के साथ आप अपने घर लाना चाहिए। आप उन्हें मूर्ख तथा पागल कदापि नहीं समझे। राजकुमार ने मार्ग में भेद भरे अर्थपूर्ण जो प्रश्न आपसे किए थे, उनसे उनकी महानता, विद्वानता तथा प्रतिभा पग पग पर प्रकट हो रही है। इसलिए हे तात, ऐसे वीर, मनोहर एवं चतुर राजपुत्र को अपने घर पर आतिथ्य करने की मुझे अनुमति प्रदान करे। हमारे सहृदय पाठक घबरा रहे होंगे कि राजकुमार श्रेणिक ने क्या किया। राजकुमार श्रेणिक ने उस छोटे से गड्ढे में भरे हुए तेल युक्त जल को अपने सर्वांग शरीर पर लगाया। अपने शीश पर भौरों के समान काले बाल में वही तेल लगाकर आनंद के साथ स्नान किया। तत्पश्चात स्वर्गोपम उत्तम शोभा वाले उस नगर में प्रवेश किया। वे विथिकाओं में सेठ इंद्रदत्त के भवन की खोज में घूमे, किंतु सेठ जी का मकान कहीं नहीं मिला। राजकुमार जब नगर में चलते चलते थक गए एवं सेठ जी के घर का पता नहीं लगा सके, तब वे एक स्थान पर बैठकर सोचने लगे, किस प्रकार सेठ इंद्रदत्त का पता लगेगा। इस चिंता में वे निमग्न थे कि इतने में निपुणमती का किया हुआ संकेत उनको ध्यान आ गया। वे झट सोचने लगे, मैंने उससे पूछा था कि सेठ जी का घर का पता बताकर जाना। तब उसने मेरे प्रश्न का कुछ भी उत्तर नहीं दिया था, केवल अपने कान में लटकते हुए ताल वृक्ष के पत्ते से के गहने की तरफ संकेत किया था। ओहो, अब तक मैं व्यर्थ में भी भटक रहा था। उसका संकेत स्पष्ट बतलाता कि हे राजकुमार, आप मुझसे सेठ के घर का पता क्यों पूछते हो। आपके लिए यदि चतुर हो तो यह संकेत ही यथेष्ट श्रेष्ठ है कि जिस भवन में ताल वृक्ष होगा वही सेठ इंद्रदत्त का निवास स्थल है। इस प्रकार वे तत्काल यह तलाश करने लगे कि किस भवन में ताल वृक्ष है। बहुत खोजने पर एक सतखंडा महल सदृश भवन मिला जिसमें ताल का वृक्ष था। कुमार परीक्षा में कैसे सफल हुए। नंदश्री ने कुमार की फिर परीक्षा लेने के विचार से अपने द्वार के सामने घुटने भर तक कीचड़ डलवा दी एवं एक एक पग की दूरी पर एक एक ईंट भी रखवा दी। यदि प्रिय सखी निपुणमती से उसने कहना शुरू किया, हे सखी, मैं जब स्वयं कुमार की परीक्षा कर लूँगी तभी उनसे विवाह करने की प्रतिज्ञा करूँगी। उसकी प्रिय सखी निपुणमती भी कुमार की बुद्धि पर परीक्षा देखने के लिए वहाँ पर ठहर गई। वे प्रसन्नता के साथ मनोरंजक वार्तालाप करती हुई राजकुमार के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। इतने में वे पहुँचे। उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। द्वार के सामने ही कीचड़ भरा हुआ देखकर कुमार सोचने लगे, हे भगवान, यह क्या दृश्य, यहाँ का दृश्य तो विचित्र है। समूचे नगर में कीचड़ का नामो निशान भी नहीं, फिर यहाँ पर कीचड़ कैसे हो गया। वर्षा के दिनों में कीचड़ होता है, परंतु आजकल कीचड़ का होना एक अनहोनी बात है, बड़ी विकट समस्या है। अवश्य ही मेरी परीक्षा ली जा रही है। कीचड़ में ईंट देखकर राजकुमार चौंके। उनके मस्तिष्क में यह विचार आया कि कीचड़ एवं ईंटों के ऊपर से सेठ के घर में जाना खतरे से खाली नहीं है। यदि मैं एक तरफ यह जहाँ एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, यदि कीचड़ में धंसकर जाता हूँ तो मेरी हंसी होती है, जो किसी के लिए भी कितनी लज्जाजनक तथा हास्यास्पद बात होगी। यदि कीचड़ में बचने से के लिए रखी हुई ईंटों के ऊपर से जाऊँ तो मैं फिसल कर गिरने का भय है, जिसमें हाथ पैर तक टूटना संभव है। ऐसी अवस्था में शरीर को कितना कष्ट होगा। ईंट रखने का दूसरा आशय यह है कि मैं कीचड़ से बचने के लिए ईंट पर चढ़कर फिसल पड़ूं तथा अपनी मंद बुद्धि का परिचय दूं। इसलिए कीचड़ में धंसकर लथपथ हो जाना ईंटों पर चढ़कर हाथ पैर तोड़वाने से श्रेयस्कर है। हंसी का पात्र भले ही बनूं, परंतु कष्टपूर्ण जोखिम का काम में क्यों कटिबद्ध हो। इस प्रकार सोचकर चतुर राजकुमार ने कीचड़ में धंसकर सेठ के मकान में प्रवेश किया। नंदश्री कुमार की चतुराई पर अत्यंत चकित हुई। उसने अपनी सखी को थोड़ा सा जल कर कुमार के पैर धोने के लिए भेजा। राजकुमार ने थोड़ा सा जल देखकर अपने मन में विचार किया कि यह भी मेरी परीक्षा है। कहाँ भयंकर कीचड़ से सने हुए पैर एवं कहाँ चुल्लू भर जल। आश्चर्य है, नंदश्री ने जानबूझकर थोड़ा सा ही जल भेजा। अतः यह फिर मेरी कठिन परीक्षा नहीं है तो क्या है। लेकिन बुद्धिमानों के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। जिसकी समय पर आवश्यकता हो तो बुद्धिमान वैसा ही करते हैं। वे प्रत्येक कार्य को सावधानी के साथ संपूर्ण कर डालते हैं। ऐसे उत्तम पुरुषों में हमारे राजकुमार श्रेणिक भी थे। उन्होंने झट बांस के
पंचट से अपने पैर के कीचड़ अलग कर दिए, थोड़े से जल से भीगे हुए कपड़े से अपने पैर को धो डाले एवं बचा हुआ जल नंदश्री के पास भेज दिया। नंदश्री कुमार श्रेणी की बुद्धिमान पूर्णता कार्य से अत्यंत प्रसन्न होकर सोचने लगी, कुमार सचमुच में बड़े चतुर है, विज्ञ तथा प्रवीण व्यक्ति है। इनके समान चतुर व्यक्ति संसार में अन्य नहीं। ये कितने रूपवान हैं, इनके रूप लावण्य के आगे कामदेव भी लज्जित होते हैं। वह इस प्रकार सोचती हुई कुमार के गुणों पर मुग्ध हो गई, उनकी प्रतिभा पर न्यौछावर हो गई एवं उनके ज्ञान की चरम सीमा पर आश्चर्यचकित सी रह गई। उसने कुमार के वो भीतर ले जाकर ठहराया, हाथ जोड़कर मधुर शब्दों में कुमार से निवेदन किया, हे भाग्यशाली राजकुमार, आ कृपा कर आज से मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मेरी प्रार्थना स्वीकार कर यहाँ भोजन करें। हे ज्योतिपुंज महाभाग, मैं आज कितनी भाग्यशालिनी हूँ, मेरे पुण्य का कैसा प्रबल उदय हुआ है जिसके अनुग्रह से आपका पदार्पण हुआ। हे मेरी आकांक्षों के कल्पवृक्ष, मेरी मनोकामनाओं के आराध्य देव, बड़े भाग्य से प्रियजनों का समागम होता है। उसके समान तो संसार में कोई अभागा व्यक्ति नहीं निकलेगा जिसने अपने प्रियजनों को प्राप्त कर उत्तम रूप से उनकी सेवा नहीं की। अतः हे राजकुमार, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर आज मेरे आतिथ्य ग्रहण करें। कुमारी नंदश्री के इस प्रकार के रस भरे विनयपूर्ण वचन सुनकर कुमार श्रेणिक ने कहा, हे सुंदरी, आज तुम्हारे रूप एवं गुणों की चर्चा सारे संसार में हो रही है। तुम्हारे उत्तम लक्षणों के आगे कोई प्रतिस्पर्धा करने वाला नहीं रहा। हे सुभगे, मेरी यह ऐसी प्रतिज्ञा है कि जो मेरे इन 32 चावल के दानों से नाना प्रकार के स्वादिष्ट तथा सरस भोजन जैसे चावल, दूध, दही तथा पकवान उत्तम पूर्वक बना सके, उसी के यहाँ मैं भोजन कर सकता हूँ, अन्य किसी के यहाँ नहीं। अतः हे सुंदरी, यदि तुम मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे केवल इन 32 चावल के दानों से पूर्ववत स्वादिष्ट उत्तम भोजन कराने में समर्थ हो तो मैं यहाँ तुम्हारे यहाँ अवश्य भोजन कर सकता हूँ। कुमार की इस प्रकार की असंभव बातें सुनकर नंदश्री ताड़ गई कि अब मेरी परीक्षा हो रही है। उसने विनम्र शब्दों में कहा, हे कुमार, यदि आपकी ऐसी प्रतिज्ञा है तब कृपा कर अपने 32 चावल के दाने दीजिए। मैं यथासाध्य आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण करने की चेष्टा करूँगी। यद्यपि कुमार की इतनी परीक्षा लेने की नहीं थी, किंतु उस कुमारी द्वारा विशेष आग्रह से मांगने पर अपनी 32 चावल के दाने उसे दे दिए। अब कल हम देखेंगे कि नंदश्री की परीक्षा कैसे होती है। टॉपिक का नाम है नंदश्री परीक्षा के चक्र में। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हुदोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।